my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Zoology, Government Lohia Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of immunology, I am going to deliver my talk on humoral immunity और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, आज इम्यूनोलॉजी की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। इससे पूर्व के व्याख्यान में CMI सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी पे मैंने आपसे विस्तृत चर्चा की है, जिसमें आपको बताया कि कोशिकाओं में जो टी कोशिकाएं जो होती है, टी लिम्फोसाइट होती है, वो किस तरह इम्यून रेस्पॉन्स को संपादित करती है। अब ये ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ये विशेष रूप से बी लिम्फोसाइट के द्वारा संपादित होती है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ का उत्पादन जो होता है वो बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं द्वारा बनने वाली प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा होता है। लेकिन बी कोशिकाओं का मैच्योरेशन कैसे होता है, बी कोशिकाओं में स्टिमुलेशन कैसे होता है और ये कोशिकाएं मेमोरी सेल्स में कैसे कन्वर्ट होती है, इन्हीं सभी बातों को कंपाइल करते हुए आज का मैं व्याख्यान कंप्लीट करूंगा। और आज के व्याख्यान में बी कोशिकाओं का एक्टिवेशन कैसे होता है। ये एक्टिवेशन दो तरह का होता है, एक तो टी इंडिपेंडेंट जिसमें टी कोशिकाओं पे निर्भरता होती है और टी इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन। इसके अलावा क्नोनल सिलेक्शन कंसेप्ट क्या है, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा और इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी क्या होती है। तो कुल मिला के आज के व्याख्यान में तीन पोस्टुलेशन, तीन कंसेप्ट में मैं आपसे चर्चा करूंगा। एक तो बी कोशिकाओं का एक्टिवेशन एंड सेकंड इज क्लोनल सिलेक्शन कंसेप्ट और तीसरी जो कंसेप्ट है दैट इज इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। अब चर्चा करते हैं अपन बी कोशिकाओं का एक्टिवेशन कैसे होता है। अभी आप जानते हो कि बी कोशिकाएं जो होती है ये हड्डियों की बोन मैरो में बनती हैं और बोन मैरो के अंदर ही इसका मैच्योरेशन होता है। लेकिन पक्षियों में बी लिम्फोसाइट जो होती है उसका मैच्योरेशन एक अलग ही स्पेशल ऑर्गन्स होता है जिसको बर्सा ऑफ फैब्रिसियस के नाम से जाना जाता है। तो पक्षियों में बी कोशिकाओं का विभेदन बर्सा ऑफ फैब्रिसियस में होता है, लेकिन अपने मैमल्स के केस में इनका जो डिफ्रेंशिएशन है ये हड्डियों की बोन मैरो में ही होता है और बोन मैरो में विभेदन होने के कारण इनको बी लिम्फोसाइट के नाम से जाना जाता है। अपने मनुष्यों के केस में बी लिम्फोसाइट का जो एक्टिवेशन है ये दो प्रकार का होता है। एक एक्टिवेशन तो ऐसा है जिसमें टी कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, या यूँ कहें बी सेल्स का जो एक्टिवेशन है वो टी कोशिकाओं पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको टी डिपेंडेंट एक्टिवेशन के नाम से पुकारेंगे। और दूसरा जो डिफ्रेंशिएशन है ये टी कोशिकाओं से स्वतंत्र होता है, इसमें टी कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसको टी इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले टी डिपेंडेंट जो एक्टिवेशन है इस पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। अब टी डिपेंडेंट एक्टिवेशन में सबसे पहले क्या होगा, अपनी बॉडी में जो मैक्रोफेज कोशिकाएं जो होती है, ये मैक्रोफेज कोशिकाएं एंटीजन की अभिव्यक्ति करती है और मैक्रोफेज कोशिकाओं से एंटीजन की जो अभिव्यक्ति होती है ये इसकी सरफेस पे पाए जाने वाले MHC मॉलिक्यूल यानी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस के कारण ये मैक्रोफेज कोशिकाएं एंटीजन्स को प्रदर्शित करती है और यो कह सकते हैं कि ये एक तरह से APC सेल के रूप में काम करती है, यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के रूप में ये अपनी भूमिका निभाती है। अब ये जो मैक्रोफेज कोशिकाएं हैं ये मैक्रोफेज कोशिकाएं हेल्पर टी सेल के साथ रिएक्ट करती है। अब ये मैक्रोफेज सेल और हेल्पर टी सेल इन दोनों बीच में जब एसोसिएशन होगा तो कई तरह के मॉलिक्यूल्स, कई तरह के केमिकल्स इसके द्वारा सीक्रेट होते हैं जो आगे कोशिकाओं में मल्टीप्लिकेशन और डिफ्रेंशिएशन के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसको एक फ्लो चार्ट के रूप में, एक ग्राफिकल फ्लो चार्ट के रूप में मैं इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो क्या होगा कि मैक्रोफेज जो कोशिकाएं होती है ये इंटरल्यूकिन फर्स्ट मॉलिक्यूल्स का स्राव करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्रोफेज सेल सीक्रेट्स इंटरल्यूकिन फर्स्ट। अब इस इंटरल्यूकिन फर्स्ट की प्रेजेंस में
टी सेल जो होती है ये एक्टिवेट होती है और टी सेल के अंदर प्रोलिफरेशन होता है, यानी ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ इंटरल्यूकिन फर्स्ट मॉलिक्यूल बाय मैक्रोफेज सेल टी सेल एक्टिवेट एंड प्रोलिफरेट। तो इंटरल्यूकिन फर्स्ट की प्रेजेंस में, इंटरल्यूकिन फर्स्ट की उपस्थिति के कारण टी कोशिकाओं के अंदर रैपिडली एक्टिवेशन होता है और रैपिडली इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है, या यूँ कहें इसके अंदर बहुत रैपिड प्रोलिफरेशन की घटना संपादित होती है। अब ये जो टी कोशिकाएँ जो होती है, ये टी कोशिकाएँ इंटरल्यूकिन सेकेंड का सिक्रीशन करती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो इंटरल्यूकिन फर्स्ट ये मैक्रोफेज कोशिकाओं के द्वारा स्रावित हो रहा है और इंटरल्यूकिन सेकेंड ये टी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित हो रहा है। ये इंटरल्यूकिन सेकेंड जो होगा ये फिर हेल्पर टी सेल जो होती है, टीएच कोशिकाएं जो होती है, इनको ये स्टिमुलेट करती है और इन टीएच कोशिकाओं के द्वारा बीसीजीएफ यानी ब्लड सेल ग्रोथ फैक्टर इसका सिक्रीशन होगा। ये ब्लड सेल ग्रोथ फैक्टर जो होता है ये बी कोशिकाओं के स्टिमुलेशन के लिए आवश्यक होता है। बी कोशिकाओं को ये स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है और बी कोशिकाओं में रैपिडली मल्टीप्लिकेशन होता है, रैपिडली प्रोलिफरेशन होता है। अब बी कोशिकाओं में जब लगातार सतत विभाजन होते रहेंगे, लगातार इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा, तो ब्लड के अंदर बी कोशिकाओं की संख्या जो होती है ये बढ़ जाती है, नंबर ऑफ बी सेल्स रेज्ड। अब जब बी कोशिकाओं की संख्या एक नॉर्मल लिमिट से बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उस समय क्या होगा, इस हेल्पर टी सेल्स के द्वारा बीसीजीएफ फैक्टर का स्राव तो बंद हो जाएगा और ये कोशिकाएं एक दूसरा कारक सिक्रीट करती है जिसको बोलते हैं बीसीडीएफ। बीसीडीएफ का फुल फॉर्म है ब्लड सेल डिफरेंशिएटिंग फैक्टर और बीसीजीएफ का फुल फॉर्म है ब्लड सेल ग्रोथ फैक्टर। तो ब्लड सेल ग्रोथ फैक्टर जो होता है ये तो बी कोशिकाओं में रैपिड मल्टीप्लिकेशन को स्टिमुलेट करता है, रैपिड प्रोलिफरेशन को स्टिमुलेट करता है, लेकिन ये बी सेल को विभेदित करने में सक्षम नहीं होता है। बी कोशिकाओं में विभेदन जो होगा, डिफरेंशिएशन जो होगा, ये इस बीसीडीएफ कारक की उपस्थिति के कारण होता है और ये हेल्पर टी सेल के द्वारा सिक्रीट होता है बीसीडीएफ, ब्लड सेल डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। इस बीसीडीएफ फैक्टर के कारण इन बी कोशिकाओं के अंदर मैचुरेशन का प्रोसेस होगा, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होगा, डाइवर्सिफिकेशन का प्रोसेस होगा, एक तरह से विभेदन की प्रक्रिया इसमें संपादित होती है और ये बी कोशिकाएं कन्वर्ट हो जाती है प्लाज्मा कोशिकाओं में और ये प्लाज्मा कोशिकाएं फिर एंटीबॉडीज़ का सिक्रीशन करती हैं। तो बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ जो बनती है, इम्यूनोग्लोबुलिन जो बनती है, ये इम्यूनोग्लोबिन इन प्लाज्मा सेल्स के द्वारा स्रावित होती है और सबसे पहले जो इसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ बनेगी इन बी कोशिकाओं के द्वारा, उसके अंदर एक तो इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए और इम्यूनोग्लोबुलिन ई, ये तीन एंटीबॉडीज़ इन प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा सिंथेसाइज होती है और रिलीज होती है और ये एंटीबॉडीज़ ब्लड प्लाज्मा में आ जाएगी, ब्लड सीरम में आ जाएगी, लिम्फ में आ जाएगी, इसके अलावा बॉडी में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है उसके अंदर आ जाएगी, सेल के बाहर जो तरल होता है इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है उसके अंदर ये बी एंटीबॉडीज़ है वो आ जाती है और तरल माध्यम में ये एंटीबॉडीज़ उपस्थित होती है। इसलिए इस तरह की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है इसको ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है, इसको एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक संक्षेप में फ्लो चार्ट है और इसी फ्लो चार्ट को डायग्राम के रूप में यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज ये मैक्रोफेज कोशिका है, इट इज़ मैक्रोफेज और इस मैक्रोफेज की प्लाज्मा झिल्ली में ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी मॉलिक्यूल्स इसकी प्लाज्मा झिल्ली के अंदर ये जुड़ा हुआ है और एमएससी मॉलिक्यूल की प्रेजेंस के कारण ये मैक्रोफेज सेल अपने आप को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के रूप में रिप्रेजेंट करती है। इसी मैक्रोफेज सेल से इंटरल्यूकिन फर्स्ट का सिक्रीशन होता है। अब ये जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो है, ये मॉलिक्यूल क्या होगा, टी सेल जो होती है, टी सेल के रिसेप्टर के साथ ये बाइंड होती है। अब यहाँ पर ये एक तरह से ये बाइनरी कॉम्प्लेक्स बन गया है। बाइनरी कॉम्प्लेक्स में एमएससी मॉलिक्यूल मैक्रोफेज सेल का और एमएससी मॉलिक्यूल्स के जुड़ने वाला रिसेप्टर इस टी सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। अब ये टी सेल जो होती है ये एक्टिव हो जाती है,
एक्टिव हेल्पर टी सेल के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है और इन कोशिकाओं से इंटरल्यूकिन सेकेंड का स्राव होता है। ये फ्लो चार्ट में मैंने आपको पहले बताया भी है। मैक्रोफेज सेल है, ये इंटरल्यूकिन फर्स्ट सीक्रेट करती है और टी सेल जो होती है ये इंटरल्यूकिन सेकेंड सीक्रेट करती है। अब ये जो इमेच्योर एक्टिव सेल जो होती है, एक्टिव टी सेल होती है, ये एक्टिव टी सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और एक्टिव सेल में कन्वर्ट होते ही इससे इंटरल्यूकिन सेकेंड का स्राव होगा। अब इस इंटरल्यूकिन सेकेंड की प्रेजेंस में हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होती है, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है और मल्टीप्लिकेशन होने से बी कोशिकाओं के अंदर रैपिड डिवीजन होता है, रैपिड प्रोलिफरेशन होता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है और ये बी कोशिकाएं ब्लड सेल ग्रोथ फैक्टर का स्राव करती है। इन ब्लड सेल ग्रोथ फैक्टर के कारण क्या होगा, इन बी कोशिकाओं की संख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होती है और इसी समय फिर इन्हीं कोशिकाओं से BCDF ब्लड सेल डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स का स्राव होगा और इस BCDF की प्रेजेंस में क्या होगा, ये जो बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो होती है ये प्लाज्मा सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये जो सेल है ये एक तरह की प्लाज्मा सेल है और इन्हीं प्लाज्मा सेल से फिर ये एंटीबॉडीज़ का सिक्रेशन होता है और ये एंटीबॉडीज़ शरीर में जो तरल होते हैं उन तरल माध्यम के अंदर ये स्वतंत्र रूप से ये तैरती रहती है। तो यहाँ पर जैसे एंटीबॉडी ए है, अब ये बॉडी में जो सिक्रीशन होते हैं, जैसे आंसू है, मान लो आंसू के अंदर ये एंटीबॉडीज़ पाई जाती है, पसीने के अंदर ये एंटीबॉडीज़ पाई जाती है, स्तन ग्रंथियों से मिल्क का जो स्राव होता है उस मिल्क के अंदर ये एंटीबॉडीज़ पाई जाती है और इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो होती है ये ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है और शरीर की एक तरह से जो मोबाइल जो पुलिस होती है, एक तरह से कमांडो पुलिस जो होते हैं बॉडी के, वो एंटीबॉडी जी ही होते हैं। तो ये एक इसी फ्लो चार्ट को फिगर के रूप में यहाँ मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो ये एक्टिवेशन तो हुआ टी डिपेंडेंट, यानी टी कोशिकाओं पे डिपेंड होने के कारण ये बी कोशिकाओं का डिफरेंशिएशन हो रहा है और बी सेल कन्वर्ट हो रही है प्लाज्मा सेल्स में और प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज़ का स्राव करती है। अब दूसरी तरफ इसका एक विभेदन और है जिसमें टी कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है। टी कोशिकाओं पे डिपेंड नहीं होने के कारण ये विधि कहलाती है टी इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन। और टी इंडिपेंडेंट एक्टिवेशंस में क्या होगा, इसके अंदर जो एंटीजन जो स्टिमुलेटिंग एजेंट होते हैं वो पॉलीमेरिक नेचर के होते हैं और वहाँ पर जो एंटीजन है वो मोनोमेरिक नेचर के हैं, पॉलीमेरिक नेचर के नहीं हैं। लेकिन इस विधि में जो एंटीजन मॉलिक्यूल्स होंगे ये पॉलीमेरिक प्रकृति के होते हैं और इन एंटीजन यूनिट्स में क्या होगा, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स की पुनरावर्तित इकाइयाँ पाई जाती है, रिपीटिंग यूनिट्स पाई जाती है और पॉलीमेरिक नेचर होने के कारण ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के एंटीजन्स के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। इन पॉलीमेरिक एंटीजन्स की प्रेजेंस में बी कोशिकाएं एक्टिवेट होती है, बी कोशिकाएं स्टिमुलेट होती है, बी कोशिकाएं प्रोलिफरेट होती है और ये बी कोशिकाएं IgM यानी एंटीबॉडी एम का स्राव करती है। IgM है ये एक तरह से पेंटामर एंटीबॉडीज है, यानी इसमें 10 वैलेंसी पाई जाती है और एक साथ ये 10 एंटीजन के साथ 10 मोनोमेरिक एंटीजन के साथ ये रिएक्शन कर सकती है या 5 बाइमेरिक एंटीजन के साथ ही रिएक्शंस कर सकती है। और बॉडी में जब भी सबसे पहले बार कोई इन्फेक्शन होता है, कोई पैथोजन प्रवेश करता है, कोई एंटीजन प्रवेश करता है, तो सबसे पहले एंटीबॉडी एम की ही फॉर्मेशन होती है, यानी IgM की फॉर्मेशन होती है। तो IgM है ये प्राइमरी रेस्पॉन्स के रूप में बनने वाली प्रतिरक्षी है। तो ये बॉर्डर के ऊपर ही क्या होगा, एंटीजन्स को रोकने का प्रयास करेगी और फिर भी एंटीजन इस प्राइमरी बॉर्डर को भेद कर शरीर के अंदर आ जाते हैं, उस केस में सेकेंडरी बॉर्डर लाइन के रूप में ये एंटीबॉडी जी है ये बनती है, IgA बनती है, IgE बनती है। तो ये जो एक्टिवेशन है इसमें टी कोशिकाओं का इतना रोल नहीं है, लेकिन वहाँ पर आप देख रहे हो टी कोशिकाओं के ऊपर बी सेल का प्रोलिफरेशन डिफरेंशिएशन है वो डिपेंड होता है, इसलिए उस परिघटना को टी डिपेंडेंट एक्टिवेशन या डिफरेंशिएशन के नाम से जाना जाएगा। और ये जो मैकेनिज्म है इसको टी इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन के नाम से जाना जाता है। और हालांकि मनुष्यों में डिपेंडेंट एक्टिवेशन और इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन इन दोनों को क्लियरली डिमार्केट नहीं कर सकते हैं, क्लियरली इसको पहचान नहीं सकते हैं, लेकिन
चूहों में ये घटना बहुत ही क्लियर कट डिमॉन्स्ट्रेट होती है। मान लीजिए आपके पास 2 चूहे हैं सपोज, एक चूहे में मान लीजिए टी डिपेंडेंट एक्टिवेशन की परिघटना संपादित हो रही है और दूसरे चूहे के अंदर टी इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन की घटना संपादित हो रही है। तो दोनों चूहों के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स जो होती है वो क्लियर कट डेमोन्स्ट्रेट होती है और इसको अपन ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, प्रेक्षित भी कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य में हालांकि ये दोनों परिघटनाएं संपादित होती है, लेकिन इसको ऑब्जर्व करना, दोनों गतिविधियों को ऑब्जर्व करना, दोनों में डिफ्रेंशिएट करना, ये बहुत ही टेढ़ा काम है, एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो ये आज के इस व्याख्यान का अपना पहला पार्ट, एक्टिवेशन ऑफ बी सेल। अब इसके सेकंड कंसेप्ट में चलते हैं अपन, क्लोनल सिलेक्शन। तो क्लोनल सिलेक्शन कंसेप्ट क्या है, क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी क्या है। अब इसमें बेसिक आइडिया ये है कि सपोज ये ब्लड के अंदर अलग अलग तरह की बी सेल्स हैं और इन बी सेल्स की प्लाज्मा झिल्ली में ये अलग अलग रिसेप्टर साइट हैं अलग अलग एंटीजन्स के लिए, इसलिए इनको मैंने अलग अलग डिजाइन में दिखाया है। ये जो एंटीजन है इसको मैंने इस तरह ट्राइंगल के रूप में रिप्रेजेंट किया है। ये जो रिसेप्टर है इसको मैंने मेनिस्कस के रूप में रिप्रेजेंट किया है। ये जो रिसेप्टर है इसको मैंने एक वर्टिकल स्लॉट के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया है। तो अलग अलग डिजाइन के अलग अलग केमिकल नेचर के एंटीजन मॉलिक्यूल होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इनकी रिसेप्टर साइट होती है। क्योंकि एंटीजन और रिसेप्टर साइट में जो एसोसिएशन है वो एक तरह से लॉक एंड की थ्योरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर मान लो ये जो रिसेप्टर साइट है और इन कोशिकाओं को मैंने 1, 2, 3 के रूप में डेजिग्नेट किया है। ये सेल 1 नंबर की सेल है, ये 2 नंबर की बी सेल है, ये 3 नंबर की सेल है। अब इस 2 नंबर की सेल में जो रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर के साथ सपोज ये एंटीजन है, ये बाइंड हो गया। अब एंटीजन जब इसके साथ बाइंड हो गया तो इन कोशिकाओं के अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है, क्योंकि बी सेल एक्टिव हो गई है, बी सेल स्टिमुलेट हो गई है, बी सेल के अंदर मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस वो स्टार्ट हो गया है, प्रोलिफरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हो एक सेल से 2 सेल बन जाएगी, इन सेल में सेकेंड राउंड का मल्टीप्लिकेशन होगा, 4 सेल्स बन जाएगी, इन सेल्स में तीसरा राउंड होगा, 4 से 8 सेल्स बन जाएगी। अब ये सारी सेल दिखने में एक जैसी है, इनका जीनोटाइप, इनका फिनोटाइप एक जैसा है, इसलिए इन सेल को क्लोनल सेल्स के रूप में माना जाता है। अब इन सभी सेल्स में क्या होगा, इसमें जो आधी कोशिकाएं जो होती है 50%, ये तो मान के चलते हैं कि ये प्लाज्मा कोशिकाओं में डिफ्रेंशिएट हो जाती है और कुछ कोशिकाएं जो होती है वो समृद्धि कोशिकाओं में या मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो सेल प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो गई, ये कोशिकाएं आगे चलकर इन एंटीबॉडीज़ का सिक्रीशन करेगी। और एंटीबॉडीज़ का सिक्रीशन कैसे होगा ये मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। यदि टी डिपेंडेंट एक्टिवेशन है उस केस में एंटीबॉडी जी, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी ई का सिक्रीशन होगा। टी इंडिपेंडेंट यदि एक्टिवेशन है तो इम्यूनोग्लोबुलिन एम का सिक्रीशन होगा। और आधी कोशिकाएं जो होती है ये मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, समृद्धि कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो प्लाज्मा कोशिकाएं जो होती है इनकी हाफ लाइफ बहुत कम है, इनकी लाइफ स्पान बहुत कम है। तो 7-8 दिन बाद में इन प्लाज्मा कोशिकाओं की तो डेथ हो जाएगी, लेकिन मेमोरी सेल जो होती है इनका लाइफ स्पान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सेल एक तरह से बॉडी की प्रोग्रामिंग सेल है। जिस तरह कंप्यूटर में CPU होता है, कंप्यूटर क्यूमुलेटिव सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसी तरह ये अपनी बॉडी की प्रोग्रामिंग सेल है, अपनी बॉडी का एक तरह से ये कंप्यूटर की CPU है। क्योंकि ये मेमोरी सेल है, ये बाकायदा याद रखती है कि आपकी बॉडी में सबसे पहले कौन सा एंटीजन आया था, उस एंटीजन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या थी, उस एंटीजन के साइड इफ़ेक्ट क्या थे, उस एंटीजन को कैसे न्यूट्रलाइज किया गया था। तो ये सारी जो सिस्टमेटिक जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस की सारी गतिविधि ये मेमोरी सेल्स याद रखती है। इसलिए बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स का होना बहुत आवश्यक है। मेमोरी सेल यदि नहीं होगी तो इम्यून सिस्टम, इम्यून रेस्पॉन्स है वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। और ये जो कंसेप्ट है ये क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी के नाम से या क्लोनल सिलेक्शन कंसेप्ट के नाम से जाना जाता है। तीसरा इसका जो इम्पोर्टेंट पहलू है दैट इज़ इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। अब इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी ये एक सिंपल एस्पेक्ट है वैसे तो,
अब इसमें क्या होगा कि जैसे शरीर में जब भी कोई एंटीजन प्रवेश करता है, सपोज वो एंटीजन चाहे किसी भी केमिकल नेचर का हो, इस एंटीजन के प्रवेश के करने के कारण क्या होगा, बी कोशिकाएं सबसे पहले एक्टिव होती है, बी सेल प्रोलिफरेट होती है, एक्टिवेट होती है, और इस बी कोशिकाओं से सबसे पहले जो प्रतिरक्षी जो बनेगी, एंटीबॉडीज़ बनेगी, वो एंटीबॉडी एम होती है। क्योंकि ये एंटीबॉडी एम है, ये पेंटावेलेंट एंटीबॉडीज़ है, इसके अंदर 10 वैलेंसी होती है और ये एक साथ 10 मोनोमेरिक एंटीजन के साथ ये रिएक्ट कर सकती है। इसलिए बॉर्डर पे सबसे पहले जो प्रतिरक्षी बनती है वो एंटीबॉडी एम होती है, और एंटीबॉडी एम का जो प्रोडक्शन होता है ये प्राइमरी रेस्पॉन्स के नाम से जाना जाता है। सो ड्यू टू इन्वेजन ऑफ एंटीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल बी सेल एक्टिवेट and these cells secrete IgM, immunoglobulin M, and production of IgM due to entry of an antigen or due to an antigenicity of antigen, it is called primary response. तो प्राइमरी रेस्पॉन्स के कारण सबसे पहले इम्यूनोग्लोबुलिन M की फॉर्मेशन होती है, और अब इसके बाद में क्या होगा कि इन्हीं बी कोशिकाओं से बाद में एंटीबॉडी जी का प्रोडक्शन है वो स्टार्ट होता है, और एंटीबॉडी जी का जो प्रोडक्शन है ये एक तरह से सेकेंडरी रेस्पॉन्स है। लेकिन जो जो एंटीबॉडी जी की मात्रा ब्लड के अंदर बढ़ती है, ब्लड के अंदर टाइटर फॉर्मेशन होता है, और टाइटर की मात्रा कितनी ज़्यादा होगी वो इंडिकेट करता है कि आपके ब्लड में एंटीबॉडी जी की मात्रा कितनी है, और ये एंटीबॉडी जी का प्रोडक्शन का बढ़ना ये कहलाता है सेकेंडरी रेस्पॉन्स। तो यहाँ पर मेमोरी जो गतिविधि है, मेमोरी की जो रेस्पॉन्स है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी है, ये 2 पदों में संपन्न होती है, 2 स्टेप के अंदर ये एक्सप्रेस होती है। सबसे पहले प्राइमरी रेस्पॉन्स के रूप में जिसमें एंटीबॉडी एम बनेगी, और उसके बाद में सेकेंडरी रेस्पॉन्स के रूप में जिसमें एंटीबॉडी जी बनती है, इसके अलावा एंटीबॉडी ए बनती है, एंटीबॉडी ए बनती है, क्योंकि ये अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग सिक्रीशंस में ये प्रेजेंट होगी। और एंटीबॉडी जी जो होती है ये आपके ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट है। एंटीबॉडी ए जो होती है ये आंसू में पाई जाती है, मिल्क में पाई जाती है, बॉडी के द्वारा स्रावित होने वाले म्यूकस में पाई जाती है। और ई एंटीबॉडी जो होती है ये एलर्जिक रिएक्शन जब भी होती है बॉडी के अंदर, इयोसिनोफिलिया जैसी स्थिति होती है, उसमें IgE का निर्माण होता है। और ये प्राइमरी रेस्पॉन्स और सेकेंडरी रेस्पॉन्स ये दोनों कलेक्टिवली इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी का ही एक पार्ट है। तो ये एक संक्षेप में ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसको मैं एक बार संक्षेप में फिर मैं रिपीट कर दूं। इम्यूनोलॉजिकल जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है इसके 3 बेसिक पार्ट हैं। एक तो बी सेल एक्टिव कैसे होती है, क्लोनल सिलेक्शन कंसेप्ट क्या है, और इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी कंसेप्ट क्या है। अब शरीर में बी कोशिकाएं जो होती है, बी लिम्फोसाइट जो होती है, इनका एक्टिवेशन टी डिपेंडेंट होता है या टी इंडिपेंडेंट होता है। टी डिपेंडेंट एक्टिवेशन में क्या होगा, सबसे पहले मैक्रोफेज कोशिकाओं के द्वारा एंटीजन का प्रेजेंटेशन होता है अपने खुद के ही MSC मॉलिक्यूल्स के द्वारा। इन एंटीजन प्रेजेंटेशन के कारण क्या होगा, टी सेल एक्टिव होती है, टी सेल प्रोलिफरेट होती है, और इन्हीं मैक्रोफेज कोशिकाओं से इंटरल्यूकिन फर्स्ट का सिक्रीशन होता है। इंटरल्यूकिन फर्स्ट की प्रेजेंस में टी कोशिकाएँ प्रोलिफरेट होगी, इनके अंदर रैपिड डिवीजन होगा, और ये कोशिकाएँ फिर इंटरल्यूकिन सेकंड का सिक्रीशन करती है। इंटरल्यूकिन सेकंड के कारण हेल्पर टी सेल है ये स्टिमुलेट होती है। हेल्पर टी सेल ब्लड सेल ग्रोथ फैक्टर का सिक्रीशन करती है, इसके कारण ब्लड बी सेल्स के अंदर रैपिड डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। जब बी सेल की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाएगी उस केस में BCGF का सिक्रीशन रुक जाएगा, और ये कोशिकाएं BCDF का स्राव करती है, यानी ब्लड सेल डिफरेंशिएशन फैक्टर, और इस फैक्टर की प्रेजेंस में बी कोशिकाएं प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होती है, और यही प्लाज्मा सेल फिर एंटीबॉडीज़ का स्राव करती है। लेकिन इससे बनने वाली एंटीबॉडीज़ कौन सी है, IgG, IgA और IgE। तो ये तो है टी डिपेंडेंट एक्टिवेशन। और टी इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन में क्या होगा कि इसमें जो एंटीजन होता है वो पॉलीमेरिक नेचर का होता है, और पॉलीमेरिक नेचर का जब भी कोई एंटीजन होता है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स की
पुनरावर्तित इकाइयाँ पाई जाती है, रिपीटेटिंग यूनिट्स पाई जाती है, और इन एंटीजन की प्रेजेंस में बी सेल स्टिमुलेट होती है और ये बी सेल एंटीबॉडीज़ एम का स्राव करती है। तो शरीर में सबसे पहले बनने वाली जो एंटीबॉडीज़ है ये IgM होती है, और IgM का जो प्रोडक्शन है ये एक तरह से प्राइमरी रेस्पॉन्स के रूप में काउंट होता है। IgM के बनने के बाद में फिर IgG का स्राव होता है, जिसको सेकेंडरी रेस्पॉन्स के रूप में माना जाता है, और इसी बेसिस पे शरीर में ये क्लोनल कंसेप्ट है, ये चलता है। और क्लोनल कंसेप्ट में क्या होगा, जितने भी ये डॉटर सेल्स बनती हैं इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप एक जैसा होता है, इसलिए इनको क्लोनल सेल्स के रूप में माना जाता है। लेकिन इन क्लोनल सेल्स में कुछ सेल है वो तो प्लाज्मा सेल्स में विभेदित हो जाएगी जो एंटीबॉडीज़ का स्राव करती है, और कुछ सेल है वो मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है जो बॉडी की एक तरह की प्रोग्रामिंग सेल है, कंप्यूटर के CPU के समान है। और शरीर में बाहर से जो भी एंटीजन्स, पैथोजन का एंटीजन्स, माइक्रोब का एंटीजन्स का प्रवेश, उन सभी को याद रखने का कार्य, उसको प्रोसेस करने का कार्य, उसको न्यूट्रलाइज करने का कार्य वो इस मेमोरी सेल्स के द्वारा डिसाइड होता है, क्योंकि ये याद रखती है कि कौन सा मॉलिक्यूल बॉडी में कब प्रवेश किया था। इवन तो आपको सबसे पहली बार मधुमक्खी ने कब काटा, सबसे पहली बार आपको कंसले ने कब काटा, बिच्छू ने कब काटा, इन सभी एक्टिविटीज़ को ये कोशिकाएं याद रखती है। और इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी में मैंने आपको बताया कि इम्यून रेस्पॉन्स होती है वो दो स्टेप में जैसे एक्सप्रेस होगी, एक तो प्राइमरी रेस्पॉन्स के रूप में और फिर सेकेंडरी रेस्पॉन्स के रूप में। और प्राइमरी रेस्पॉन्स के रूप में सबसे पहले इम्यूनोग्लोबुलिन एम की फॉर्मेशन होती है जो कि बॉर्डर की सिचुएशन है, और सेकेंडरी रेस्पॉन्स के रूप में इम्यूनोग्लोबुलिन जी की फॉर्मेशन होती है जो कि शरीर के अंदर है। तो फ्रंट लाइन फाइटर भी अपनी बॉडी में मौजूद है इम्यूनोग्लोबुलिन एम के रूप में, और स्ट्रीट फाइटर भी अपनी बॉडी के अंदर मौजूद है इम्यूनोग्लोबुलिन जी के रूप में। तो प्राइमरी रेस्पॉन्स और सेकेंडरी रेस्पॉन्स ये दोनों मिलकर अपनी बॉडी की सुरक्षा करती है, प्रोटेक्शंस करती है। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और एग्ज़ाम की दृष्टि से एग्ज़ाम में जनरली शॉर्ट्स नोट्स के रूप में ये एक टॉपिक है, पूछा जाता है। और कई बार सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी में भी शॉर्ट नोट्स हैं वो आता है। इस तरह के जो छोटे शॉर्ट नोट हैं जो डिफरेंस आधारित है, इनकी मैं एक अलग से एक वीडियो सीरीज़ है वो मैं डेवलप कर रहा हूँ। तो अंतर वाले जो क्वेश्चंस हैं, टेबल वाले जो है, इसके वीडियो मैं बीच बीच में आपसे शेयर करता रहूँगा। और आज ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने आपके लिए चूज किया है, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस लेक्चर। और अंत में हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से, मेरी तरफ से आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू, आई एम हाईली थैंकफुल टू यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।